हेलो, वेलकम टू माय चैनल कैलकुला विद रणधीर। आज हम देखने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट का ये फर्स्ट लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम काफी सारी चीजें कवर करेंगे। उसमें से पहले तो हम देख लेते हैं कि चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन रहेगा, उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, cubic system, packing of particles in crystal lattice, packing efficiency, crystal defects or imperfections, electrical properties of solids, magnetic properties of solids। ये सब चीजें आपको ये चैप्टर में मिलेंगी। ओवरऑल चैप्टर बेसिक है, आगे के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो हम देख लेते हैं। हमें पता है सबसे पहले तो तीन जो अपने पास स्टेट्स ऑफ मैटर है कौन कौन से होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये तीन सबसे बेसिक देखा जाए टाइप्स ऑफ मैटर है हमारे पास। ऐसे और भी हैं वैसे, बट हम ये तीन लेके चलेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। कुछ चीजों के हिसाब से हम इन्हें पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट्स लेके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वॉल्यूम की बात करेंगे, फिर शेप की, फिर इफेक्ट ऑफ प्रेशर की, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की, और लास्ट में इंटर पार्टिकल फोर्सेस की। वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड में जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, डेफिनाइट होता है। डेफिनाइट मतलब क्या, फिक्स्ड। ठीक है। सॉलिड में जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मतलब उसका, उसने इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया है। ठीक है, उसने इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, जनरली वो डिफाइन करेगा उसका वॉल्यूम। तो सॉलिड की बात करें, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैं कहीं रख दूं तो वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। आफ्टर सम टाइम उतना ही उसके पास स्पेस ऑक्यूपाइड रहेगा। ऐसा नहीं है कि टाइम के साथ जो है उसने अपना स्पेस बढ़ा लिया, कम कर लिया। ये सब देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे देख भी सकते हो सॉलिड का जो इंटर पार्टिकल जो स्ट्रक्चर है, जो बहुत सारे पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में, तो ये काफी हाईली पैक्ड आपको दिखाई दे रहा है। इनके बीच में कोई भी दो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होगा वो बहुत कम होगा, या आप बोल सकते हो ना के बराबर होगा। इसके कारण ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई पार्टिकल्स फ्रीली मूव करे, यहाँ वहां जाए, जिसके कारण वो अपने स्पेस को बढ़ा लेगा। अगर वही समझो, अगर ये थोड़े मूवेबल पार्टिकल्स होते, अगर अपने जगह को छोड़ के यहाँ वहां निकल जाते, तो ये अपनी चादर को फैला लेते। ऐसा समझ सकते हो आप लोग कि ये जो स्पेस ऑक्यूपाई पहले कर रहे थे, अब ये शायद ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते। बट ऐसा होता नहीं है, ये एकदम हाईली पैक्ड होता है, अपनी जगह पे रहते हैं, मूव नहीं करते। इसलिए हम बोल सकते हैं इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, और वी कैन से डेफिनाइट वॉल्यूम होगा। लिक्विड की बात करें, लिक्विड का भी ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, देखा जाए तो उतने ज्यादा हाईली पैक्ड तो नहीं होते पार्टिकल्स लिक्विड में, एज कंपेयर टू सॉलिड थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं। बट फिर भी यहाँ पे जो स्पेस है, जो वॉल्यूम है, जो लिक्विड के अंदर होगा, जो लिक्विड स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, वो भी फिक्स्ड ही होगा, वो भी डिफाइंड ही होगा। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो कि अगर मैं एक बॉटल में 1 लीटर पानी लो, तो 1 लीटर जनरली क्या डिनोट कर रहा है, वॉल्यूम डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो अगर 1 लीटर में पानी डालता हूं एक बॉटल के अंदर, और अगर मैं वही पानी किसी और बॉटल में डालूं जो कि मान लो 1 लीटर का ही है, तो डालने के बाद क्या होगा, आप ये देखोगे जो लेवल होगा वो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। लेवल क्यों सेम होगा, बिकॉज जितना वॉल्यूम उसने यहाँ ऑक्यूपाई किया था, सेम वॉल्यूम सेम स्पेस उसने दूसरे बॉटल में भी ऑक्यूपाई किया। या उसको आप किसी और कंटेनर में डाल दो, आप ग्लास में डालो। ठीक है, मान लेते हैं जो ग्लास है वो 200 ml के हों, तो ऐसे आप 5 ग्लास को भर लोगे विद दैट 1 लीटर। मतलब क्या कि जो स्पेस है वो बाय द लिक्विड, ये भी क्या रहता है, फिक्स रहता है, डेफिनाइट रहता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपको। उसके बाद अगर गैस के आप बात करो तो वॉल्यूम ऑफ इट्स कंटेनर जितना इसका वॉल्यूम हो जाएगा। मतलब गैस को मैं जिस कंटेनर में रखूं वो उतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। जैसे आप गैस के यहाँ पे पार्टिकल्स को देखो ध्यान से, तो पार्टिकल्स काफी दूर दूर आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत लूजली, मतलब पैकिंग तो यहाँ पे है ही नहीं, बट काफी दूर दूर ये पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं। और ये पार्टिकल एक जगह पे रुकेंगे नहीं,
ये पूरे कंटेनर में घूमेंगे। और अगर मैं पूछूं कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, तो पूरे कंटेनर भर का ऑक्यूपाई करेंगे, है ना, कोई सीमित स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। अगर मैं थोड़ी सी गैस यहाँ पे अगर मैं रिलीज करूं, ऑक्सीजन गैस या CO2 गैस अगर यहाँ पे मैं रिलीज करूं, तो ये पूरे क्लास का वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी। ठीक है, वहां ऐसा नहीं है कुछ कि एटम्स कितने क्या है, नहीं नहीं, एटम्स कितने भी हो, बट इतने ज्यादा वो लूज हैं कि वो यहाँ पूरे के पूरे हर एक वॉल तक चले जाएंगे और पूरे के पूरे क्लासरूम का स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ इट्स कंटेनर। जो वॉल्यूम इसका होने वाला है वो कंटेनर के ऊपर डिफाइन होगा। जितना बड़ा कंटेनर उतना भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, बड़ा कंटेनर करोगे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। शेप की बात करें तो शेप, उसका जो साइज, शेप जो हो गया, आकार हो गया, ये सॉलिड के लिए फिक्स होगा, डेफिनाइट होगा। देख सकते हो ये जो शेप आपको दिख रहा है, सेम शेप में रहने वाला है इसका। कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट हो, टाइम के साथ आपको यहाँ पे जो इसका शेप है वो चेंज होता हुआ नहीं दिखाई देगा। इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको। तो सॉलिड का जो शेप रहेगा वो रहेगा फिक्स। उसके बाद अगर हम लिक्विड की बात करें, तो इसका जो शेप होगा ये कंटेनर डिसाइड करेगा। जिस कंटेनर में अपना लिक्विड है वो डिसाइड करेगा कि हमारे लिक्विड का शेप क्या होने वाला है। जैसे कि एक बॉटल का एक एग्जांपल ले लो। ठीक है, एक बॉटल में अगर आपने पानी डाला, तो वो बॉटल के साइज का या साइज नहीं, शेप का हो जाएगा। अगर मैंने उसको ग्लास में डाला पानी को, तो वो ग्लास का शेप ले लेगा। अगर मैं कोई और बकेट में डालूं तो वो उसका शेप ले लेगा। तो जनरली लिक्विड तो शेप लेगा कंटेनर का, जिस कंटेनर में वो है। गैस का भी सेम ही हिसाब है, ये भी कंटेनर का ही शेप ले लेगा। क्योंकि हमने तो बोला भाई, तो वॉल्यूम भी पूरे कंटेनर का ले लेता है, पूरा पैक हो जाता है। जितना स्पेस इसको दे रहे हैं उतने पूरे स्पेस में ये पूरा फैल जाएगा। तो यहाँ पे शेप भी कंटेनर का ही ले लेगा। उसके बाद इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट क्या होने वाला है। अगर मैं एक सॉलिड के ऊपर प्रेशर लगाऊं, दबाव डालूं उस पे, दबाऊं उसे, कॉम्प्रेस करूं, तो क्या वो कॉम्प्रेस होगा? वो कॉम्प्रेस नहीं होगा। ठीक है, या बहुत ना के बराबर होगा। अगर कॉम्प्रेस की बात करें तो वो अलग चीज है कि इलास्टिसिटी आ जाती है, प्लास्टिसिटी आ जाती है, वो अलग चीज है। बट प्रैक्टिकली देखा जाए, अपने हाथों से आप दबाने की कोशिश करो, तो प्रैक्टिकली दे आर नॉन कॉम्प्रेसिबल। उन्हें आप दबा नहीं सकते, उन्हें आप मतलब उनके जो साइज या शेप वो कम नहीं कर सकते। ठीक है, सॉलिड की बात करें तो। लिक्विड स्मॉल कॉम्प्रेसिबिलिटी, कॉम्प्रेस कर सकते हो बट काफी कम, ज्यादा नहीं। ठीक है, अगर आप कॉम्प्रेस करो लेट से आप लिक्विड को, तो बहुत कम कॉम्प्रेसिबल होंगे। अगर मैंने बलून में डाला कोई, है ना, जब होली के टाइम पे आप वाटर बलून्स, वाटर बॉल्स के साथ खेलते हैं, तो उसे आप दबाओ, कहीं से दबाओगे तो कहीं से निकलेगा। और एट द टाइम वो ऐसा होगा, बहुत उसे प्रेशर डालोगे तो थोड़ा फार वो कॉम्प्रेस हो सकता है बट ज्यादा नहीं। ठीक है, दबा नहीं सकते ज्यादा उसे। फिर अगर हम गैस की बात करें, दे आर हाईली कॉम्प्रेसिबल, इसको हम दबा सकते हैं ज्यादा। आप बहुत सारी गैसेस को आप इतने से कंटेनर में रख सकते हो। सिलेंडर का सेम ही एग्जांपल है, बहुत सारी गैसेस को सिलेंडर के कंटेनर में कॉम्प्रेस कर करके डाला गया। इतना कॉम्प्रेस कर देते हैं कि वो जो गैस है वो लिक्विड हो जाता है, उस उसका स्टेट ही चेंज हो जाता है। इतना ज्यादा प्रेशर में उसको कॉम्प्रेस किया जाता है, इसलिए उसका नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है कि हम क्यों सॉलिड को कॉम्प्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लिक्विड को थोड़ा कर पा रहे हैं और गैस को कर पा रहे हैं, ठीक ठाक अमाउंट में, मात्रा में कर पा रहे हैं। सॉलिड में आप देखोगे इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक स्पेसेस बहुत कम है। मतलब बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स देयर इज नो स्पेस, और वी कैन से नेग्लिजिबल स्पेस। तो जब उसको दबाएंगे तो वो जो स्पेस बीच में है ही नहीं, इसलिए वो दबेगा ही नहीं। अगर मैं लिक्विड की बात करूं, तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा स्पेस दिख रहा है। तो अगर मैं दबाऊं इसे, यहां से कोई मशीन से इसको अगर मैं दबाऊं, तो आप देखो कुछ स्पेस बीच में पड़े हैं, तो ये एटम कूद के वो स्पेस में आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे वाले स्पेस में आ जाएगा। ऐसे करते करते कॉम्प्रेसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है, थोड़ी मोड़ी हो गई, हो ही जाएगी। गैस की बात करें तो गैस में आप देखो देखो बहुत ज्यादा ही गैप है आपको दिख रहा है, जो किसी भी दो एटम के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में। इसलिए आप उसको दबाओगे, तो फिर ये जब दबाओगे तो आपको इतने से जगह पे मिल जाएगा। ठीक है, मतलब हाईली कॉम्प्रेसिबल है बिकॉज देर इज ग्रेटर गैप बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स। उसके बाद मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का मूवमेंट
कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, जो भी है। जैसे सॉलिड की बात करें तो पार्टिकल्स कैन नॉट मूव फ्रीली। सॉलिड में वो इतने ज्यादा पैक्ड होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन फोर्सेस, कि वो अपनी जगह को छोड़ नहीं सकते, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। तो वही बात लेके, पार्टिकल्स कैन नॉट मूव फ्रीली। लिक्विड में पार्टिकल्स कैन मूव अ स्मॉल डिस्टेंस, थोड़ा मोड़ा डिस्टेंस तक ये ट्रैवल कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं, बिकॉज थोड़ी मोड़ी गैप आपको यहाँ दिख रही है। और एज कंपेयर टू सॉलिड, इनमें जो पार्टिकल्स हैं वो इतने ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं है या उतने ज्यादा अटैच्ड नहीं है ना, थोड़ा फोर्स यहाँ पे कम होगा, इसलिए थोड़े मूवेबल है। ठीक है। उसके बाद गैस की बात करें तो पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन। गैस में लगातार पार्टिकल मूव कर रहे होंगे, हर एक पार्टिकल मूव कर रहा होगा, और कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन यहाँ पे नहीं होगी, रैंडमली यहां वहां ये मूव करेंगे। सो ये बात होगी गैस की। इंटर पार्टिकल फोर्सेस, इंटर पार्टिकल मतलब क्या, बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स जो फोर्स है उसकी बात होगी। इंटर पार्टिकल फोर्स मतलब ये हुआ। तो सॉलिड में आपको दिख रहा है दे आर हाईली पैक्ड, मतलब यहाँ पे फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, और वी कैन से फोर्स इज स्ट्रॉन्ग इन केस ऑफ सॉलिड। लिक्विड में थोड़ा कम स्ट्रांग होगा, मतलब सॉलिड के मुकाबले थोड़ा कम स्ट्रांग होगा, इसलिए थोड़ी पार्टिकल थोड़े दूर दूर चले गए, भटक गए, थोड़े दूर चले गए, गैप ज्यादा दिख रहा है एज कम्पेयर टू सॉलिड। और गैस में क्योंकि आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा दूर दूर पार्टिकल है, बहुत ज्यादा गैप है, दे आर फ्री टू मूव, इसलिए यहाँ पे फोर्स क्या होगा, काफी कम होगा, बहुत वीक होगा। ठीक है। तो ये सब बात हो गई, बेसिक बात, दो जो आपके स्टेट्स ऑफ मैटर है तीनों ही, उनके बारे में। ठीक है। ये सब चीजें हम यूज करके उनको डिफाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि लिक्विड, व्हाट इज लिक्विड, तो आप बोल सकते हो लिक्विड हैज डेफिनाइट वॉल्यूम, इट कैन टेक शेप ऑफ इट्स कंटेनर, वेरी स्मॉल कॉम्प्रेसिबिलिटी है, ये सब ऐड करके आप एक डेफिनेशन बना सकते हो। ठीक है। आपको प्रॉपर्टीज पता, आप डेफिनेशन बना सकते हो, तो डेफिनेशन ये सब हो जाएगी, बट जो उसके बारे में बातें हैं, पार्टिकल्स के बारे में, प्रॉपर्टीज, ये सब आपको याद रखनी पड़ेगी, काम भी आएगी एमसीक्यूज में, एमएससीटी वाले क्वेश्चंस में। उसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, तो देखा जाए तो मेन देखा जाए तो क्रिस्टलाइन और एमरफेस सॉलिड्स, ये दो टाइप के सॉलिड्स अपने पास होते हैं। और इनके बारे में बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की आप यहाँ पे इमेज भी देख पा रहे हो, कैसे सॉलिड ये होंगे। नाम में है कि इसका स्ट्रक्चर क्रिस्टल टाइप होगा, बट वही नहीं है सब कुछ। मेन बात यहां लिखी हुई है कि पहले बात, रेगुलरिटी एंड पेरियोडिसिटी इन दी अरेंजमेंट, इनके अरेंजमेंट में रेगुलर पैटर्न होंगे, पेरियोडिक पैटर्न्स होंगे। जैसे कि आप देखोगे तो जो एटम्स होंगे कुछ ऐसे आपको दिखाई देंगे, गैप एकदम बराबर होगा, कोई भी दो पार्टिकल्स के बीच में गैप एकदम बराबर होगा। ठीक है। एकदम रेगुलर पैटर्न में आपको दिखाई देने वाला है क्रिस्टलाइन सॉलिड। पेरियोडिक होगा, मतलब अगर मैं इतना पार्ट कंसिडर करूं तो आप देखो कि यही पार्ट रिपीट हो रहा है, यही पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है। तो रिपीटिंग पैटर्न, रेगुलर मतलब रिपीटिंग पैटर्न, पेरियोडिक है, आफ्टर एवरी डिस्टेंस वो चीज रिपीट हो रही होगी। उसके कारण इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है काफी शार्प होगा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट होगा। ऐसा नहीं है कि 100 डिग्री पे भी हो रहा है, 105 पे भी हो रहा है, 110 पे भी हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। स्ट्रिक्टली एक ही मेल्टिंग पॉइंट होगी, इसलिए हमने यहाँ पे बोला शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एनआइसोट्रॉपिक। ठीक है। एनआइसोट्रॉपिक मतलब क्या होता है कि अगर मैं डायरेक्शन को चेंज करूं, ठीक है, अगर मैं डायरेक्शन को चेंज करूं, मैं कोई लेट से फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर कर रहा हूं, और मैंने अगर डायरेक्शन को चेंज किया, तो आप देखोगे कि वो जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी चेंज होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। ठीक है। अब ये चीज क्या है बताता हूं, जैसे कि एग्जांपल में मैं अभी लूंगा, लेट से अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए अगर मैंने डायरेक्शन को चेंज किया, मतलब मैं लाइट की डायरेक्शन को चेंज करके ले रहा हूं, तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा कि लेट से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगी। तो बाय चेंजिंग द डायरेक्शन यू कैन से फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा अच्छी तरीके से क्यों हो रहा है। बाकी इतना बस याद रखो फिलहाल कि एनाइसोट्रॉपिक मतलब क्या, कि अगर आप डायरेक्शन चेंज करो, कोई फिजिकल प्रॉपर्टी को आप मेजर कर रहे हो थ्रू आउट दैट पर्टिकुलर सॉलिड, तो
the property will also change, or we can say the magnitude of that particular property will change. एग्जाम्पल में यहाँ पे आइस है, NaCl है, कॉपर, डायमंड, ये सब का जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहेगा, मतलब ये सब चीजें वो फॉलो करेगा। नेक्स्ट है अपने पास एमरफेस सॉलिड। एमरफेस सॉलिड में क्या होगा, उल्टा ही होने वाला है। जैसे यहाँ पे एकदम रेगुलर पैटर्न था, पेरियोडिक अरेंजमेंट में आपको पार्टिकल्स मिल रहे थे, एमरफेस में ऐसा नहीं होने वाला। एमरफेस में पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज होंगे, कहीं भी कोई पार्टिकल आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप स्ट्रेट में देख रहे थे ना, मस्त क्यूब या स्क्वायर स्ट्रक्चर में देख रहे थे, यहाँ पे कहीं भी होगा ना, कोई गैप नहीं है, कोई फिक्स गैप नहीं है, कहीं भी आपको पार्टिकल्स मिल जाएंगे थोड़े मोड़े गैप में, कभी ज्यादा गैप मिलेगा। तो कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई पेरियोडिसिटी नहीं है ना। तो ऐसा कुछ अगर स्ट्रक्चर मिले तो आप बोलोगे ये है एक एमरफेस सॉलिड। याद रखना है, एमरफेस सॉलिड। क्रिस्टलाइन में क्या था, रेगुलर अरेंजमेंट था, पेरियोडिक अरेंजमेंट था, गैपिंग बराबर थी, ठीक है, स्पेसिंग बराबर थी, तो हमने इसको बोला क्रिस्टलाइन। अमरफेस में गैप्स चेंज होंगे, कभी कम गैप मिलेगा आपको बिटवीन द एटम्स, कभी ज्यादा मिलेगा, डायरेक्शन अलग अलग रह सकती है, एक ही स्ट्रेट लाइन में नहीं मिलेंगे, या जिस पैटर्न में आपको दिख रहे थे क्रिस्टल वाले वैसा आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब क्रिस्टल वाले में शार्प मेल्टिंग पॉइंट था, मतलब कोई एक आधा ही टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाएगा। एमरफेस में ऐसा नहीं होगा, एमरफेस में रेंज ऑफ टेम्परेचर पे वो मेल्ट करेगा। जैसे कि वो कोई चीज है, मान लो वो 200 से 210 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में मेल्ट हो सकता है, फिक्स नहीं है। कभी 202 पे हो जाएगा, कभी 205 पे हो जाएगा, कभी 208 पे हो जाएगा, फिक्स नहीं है, बट हाँ ये रेंज के अंदर ही कभी मेल्ट होगा। तो ये जो थोड़ी एबनॉर्मेलिटी क्रिएट होती है कि भाई मेल्टिंग पॉइंट एक नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में हो सकते हैं, तो ये चीज आपको दिखाई देगी किसमें, एमरफेस सॉलिड्स में। ठीक है, उल्टा सा ही दिख रहा है, यहाँ पे शार्प है और यहाँ पे शार्प नहीं है, यहाँ पे रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स या एक रेंज में मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा। फिर यहाँ पे एनाइसोट्रॉपिक था, यहाँ पे आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक मतलब क्या, अगर मैं डायरेक्शन चेंज करूं, कोई प्रॉपर्टी को मेजर कर रहा हूं, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी के वैल्यू चेंज नहीं होंगे। कोई भी चीज अगर मैं मेजर कर रहा हूं इस चीज में, लेट से मैं इसकी हार्डनेस, ये आप जो चीज देख रहे हो, ये क्या देख रहे हो आप, एक कोयले को देख रहे हो, तो अगर कोयले को अगर मैं इसकी हार्डनेस चेक करूं, तो मैं अगर एक हथौड़ा मारूं इस डायरेक्शन में, तो भी शायद मुझे हार्डनेस वही मिलेगी, या मैं जो भी मशीन से इस डायरेक्शन में एक हार्डनेस की रीडिंग लेने वाला हूं, वो मुझे जो मिलेगी, सेम रीडिंग मुझे इस डायरेक्शन में मिलेगी, सेम रीडिंग मुझे इस डायरेक्शन में मिलेगी। मतलब हर डायरेक्शन में अगर मैं वो रीडिंग लेने जाऊं, नो मैटर यहाँ पे अरेंजमेंट अजीब सा है, रैंडम है, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो बात है, जो प्रैक्टिकली मिली हमें, वो ये मिली कि अगर आप डायरेक्शन चेंज करते हो मेजरमेंट करने की, आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज होते हुए दिखाई नहीं देगी। द नंबर विल नॉट चेंज, नंबर वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो याद रखना, आइसोट्रॉपिक मतलब डायरेक्शन चेंज करने से प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी। एनाइसोट्रॉपिक मतलब डायरेक्शन चेंज करने से प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। ये थोड़ा अजीब लगता है बहुत लोगों को, स्टार्टिंग में पढ़ने में क्या लगता है, भाई आइसोट्रॉपिक ना यहां होना चाहिए था, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में सब कुछ बढ़िया लग रहा है, रेगुलर अरेंजमेंट है, पेरियोडिक अरेंजमेंट है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, तो यहीं पे आइसोट्रॉपिक होना चाहिए था कि भाई कहीं से भी मेजरमेंट किया जाए रीडिंग सेम मिले। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपने ये जो प्रॉपर्टी देखी ना एनाइसोट्रॉपिक, जो थोड़ी सी अजीब सी है कि डायरेक्शन चेंज करने से द वैल्यू शुड चेंज, ये यहां होनी चाहिए थी। लगता है और लोग करके भी आते हैं एग्जाम में, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, क्योंकि हमने क्रिस्टल सॉलिड्स को अच्छा मान लिया है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, पैटर्न है, मेल्टिंग पॉइंट एक है, तो ऐसे भी कुछ होना चाहिए कि हर एक डायरेक्शन चेंज करने से वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक प्रॉपर एक आइडल सॉलिड होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, कुछ खराबियां भी हो सकती हैं, तो ये खराबी हो सकती है इसकी। ठीक है, आइसोट्रॉपिक में भले ही भाई अरेंजमेंट खराब है इसका, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है इसका, बट फिर भी आइसोट्रॉपिक वाली प्रॉपर्टी है, मतलब डायरेक्शन चेंज करने से आपको प्रॉपर्टी के वैल्यू चेंज होते हुए दिखाई नहीं देगी। एग्जाम्पल्स आर ग्लास, प्लास्टिक, मेटालिक ग्लास, टार, भरपूर चीज, कोयला वोयला डाल दो यहाँ, कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये चीज है।
क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमरफेस सॉलिड के बारे में, प्रॉपर्टीज एंड एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। अब वैसे मैंने आपको एनिसोट्रॉपिक वाली बात बताई, तो ये क्या है, देखो अब ये अरेंजमेंट मैं आपको दिखा रहा हूं, आप यहाँ पे पार्टिकल्स को देखो, कुछ बड़ा कुछ छोटा, बड़ा छोटा बड़ा छोटा करके आप दो टाइप के पार्टिकल्स को यहाँ पे देख रहे हो, अरेंजमेंट आप यहाँ पे देख रहे हो। और मैं यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रीडिंग लेने वाला हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मैं रीडिंग यहाँ पे लूंगा, तो आप यहाँ पे फोकस करना थोड़ा, कि लेट से मैं यहाँ पे इस डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, ये आप एरो देख पा रहे हो, इस डायरेक्शन में अगर मैं रीडिंग लेता हूं, तो मुझे ना जो वैल्यू मिलेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मिलेगी लेट से 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मिल रही है। और अगर मैं डायरेक्शन चेंज करता हूं, ऐसे कुछ डायगोनली जाता हूं, तो मुझे मिलेगी वैल्यू लगभग 1.9। वैल्यू यहां पे चेंज हो जाएगी, वैल्यू चेंज हुई बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। अब ये चीज ध्यान दो, हुई क्यों चेंज। अभी आप यहाँ पे ये तो देख रहे हो भाई, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, रेगुलर पैटर्न आपको दिख रहा है, बड़ा छोटा भले यहाँ पे एटम है, बट द स्पेसिंग इज सेम, है ना, जितना स्पेस यहाँ उतना स्पेस यहाँ है, जितना स्पेस यहाँ उतना स्पेस यहाँ है, बड़े वालों के बीच में स्पेस बराबर है, छोटे वालों के स्पेस में बीच में स्पेस भी बराबर है, तो पैटर्न में है, इसलिए हम बोल रहे हैं भाई कि ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब आप ये चीज देखो ध्यान से, कि अगर मैं नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में लेट से लाइट को भेज रहा हूं, और बेंडिंग के हिसाब से मैं कैलकुलेट करने वाला हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, कि लाइट बेंड कितनी हो रही है, वेलोसिटी कितनी, उसके हिसाब से। सो अगर लाइट रे ऐसे गई, मान लो लाइट रे कुछ ऐसे गई, तो ये सारे के सारे छोटे वाले एटम्स के ऊपर से जाएगी। तो जो भी ऑब्स्टेकल आ रहा है, ये बस एक टाइप के एटम्स के द्वारा ही आ रहा है, तो वैल्यू कुछ 1.5। अगर मैं इस डायरेक्शन से भी करूं, तो आप देखो यहां पे जो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, ये बड़े वाले एटम्स के द्वारा आ रहा है, एक टाइप का ही एटम है, तो मान लो 1.5 की रीडिंग आ रही है। बट अगर मैं डायगोनली जाऊं, तो डायगोनली कोई डायगोनल को हम पकड़ लेते हैं, चलो कोई एक डायगोनल को हम लेके चलते हैं, तो हमें ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो, मान लो मैं अगर ये डायगोनल को लेके चलूं, सेकेंड, मान लो अगर मैं ये डायगोनल को लेके चलूं, तो आप ये लाइन के अबाउट देखो, बड़ा एटम, छोटा एटम, बड़ा छोटा बड़ा छोटा, यहां पे बस एक ही टाइप के एटम नहीं दिख रहे आपको, दो टाइप के एटम दिख रहे हैं सिंगल लाइन में, सिंगल पाथ में, कभी बड़ा कभी छोटा, कभी वो बड़े कभी छोटा। यहाँ पे क्या हो रहा था, वर्टिकली छोटे ही मिल रहे थे या बड़े ही मिल रहे थे, सिंगल टाइप का एटम था, तो एक टाइप का वहां पे बेंडिंग आपको दिख रही थी। बट यहाँ पे आप जब देख रहे हो डायगोनली इस डायरेक्शन में, तो आपको दो टाइप के एटम इसके रास्ते में दिख रही हैं, रे के, लाइट रे के रास्ते में दिख रहे हैं, बड़े भी और छोटे भी। उससे क्या होगा, बेंडिंग चेंज होगी, जिस हिसाब की बेंडिंग आप वर्टिकली देख रहे थे, वैसे बेंडिंग आपको नहीं मिलेगी, हो सकता है बेंडिंग ज्यादा हो और वैल्यू बढ़ के हो जाए 1.9। तो ऐसा कुछ होता है, भले ही स्ट्रक्चर रेगुलर है, पेरियोडिक अरेंजमेंट है, बट डायरेक्शन चेंज करने से वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी चेंजेस। समझ में आया कैसे हो रहा है। और इसके कारण हमने यहाँ पे एनिसोट्रॉपी की बात की, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो होती है। क्लियर है सबको, डाउट है इसमें बताओ, ठीक है। ये बेस्ट एग्जांपल है एनिसोट्रॉपिक क्यों है ये, आप ये चीज लेके चलो। वर्टिकली हम ये देख रहे हैं, वर्टिकली सिंगल टाइप के आइटम है, छोटे ही रहेंगे या बड़े ही रहेंगे, तो उससे बेंडिंग एक समान है, मान लो 1 बट जैसे डायगोनली जाऊं, डायरेक्शन चेंज करूं यहाँ पे, तो आप देखोगे सिंगल लाइन पे आपको एक से ज्यादा टाइप के आइटम दिख रहे हैं, बड़ा भी छोटा भी, एक ही लाइन में। उससे क्या होगी, वैल्यू चेंज हो रही है, बेंडिंग चेंज होगी। जो नेचर पहले था वर्टिकली, वो नेचर नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो बेंडिंग यहाँ पे मान लो चेंज होगी, मान लो ज्यादा हो गई, तो ये 1.5 से चेंज हो गई 1.9 हो जाएगी। तो चेंज किया डायरेक्शन, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑल्सो चेंजेस, ये बात हो गई यहाँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। और भी यहाँ पे टाइप्स हैं, जैसे आइसोमॉर्फिस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, एलोट्रॉपी हो गया, ये सब चीजें भी हमने पढ़ी है। वैसे एलोट्रॉपी पढ़ी है,
आइसोमॉर्फिस देख लो पहले। आइसोमॉर्फिस क्या होता है? दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस जिनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम हो, क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम हो, ठीक है, जैसे कि NaF और MgO, इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है, पैटर्न सेम है। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं वैसे, तो वो चीज मैं बता देता हूं थोड़ा सा कि NaF और MgO, ये दोनों का FCC क्रिस्टल मिलेगा। इसको हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये पढ़ने वाला है डिटेल में, तो ये याद रखो फिलहाल कि जो स्ट्रक्चर है, पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है, वो NaF और MgO का सेम है। इसके कारण हम ये दोनों को क्या बोल सकते हैं? दोनों है आइसोमॉर्फिस। सब्सटेंस, अलग अलग सब्सटेंस का अगर स्ट्रक्चर सेम हो तो वो क्या कहलाएंगे? आइसोमॉर्फिस। NaF एंड MgO हैव द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर विच इज FCC, इसलिए आइसोमॉर्फिस है। फिर NaNO3 CaCO3 का भी सेम ही स्ट्रक्चर है कुछ, ठीक, रोम्बोहेड्रल टाइप कुछ स्ट्रक्चर होता है दोनों। फिर पॉलीमॉर्फिज्म, ये क्या है? सिंगल सब्सटेंस एग्जिस्ट इन टू और मोर फॉर्म्स और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो एक ही सब्सटेंस है बट एक से ज्यादा फॉर्म में, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा। एक ही चीज है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखो, कैल्शियम कार्बोनेट ही है, विच इज CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है, बट एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में मिलता है। कैल्साइट और आर्गोनाइट, ये दो स्ट्रक्चर में मिलते, अलग अलग स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्री अलग है दोनों। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, सेम चीज है बट अलग अलग स्ट्रक्चर में है। सो इनको यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये पॉलीमॉर्फियस है, और वी कैन से द प्रॉपर्टीज पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो एग्जाम्पल याद रखो, डेफिनेशन तो याद रखना है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी याद। फिर एलोट्रॉपी आपको पता है, एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉपी क्या? सो अगर पॉलीमॉर्फिज्म मतलब जो आप स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो ना, अलग अलग, अगर अलग अलग जो स्ट्रक्चर है वो अगर आपको सेम एलिमेंट में मिल जाए तो आप उसको फिर एलोट्रॉपी बोलोगे। तो वही बोला गया है, पॉलीमॉर्फिज्म अगर आपको सेम एलिमेंट में मिल जाए तो आप उसे क्या बोलोगे? एलोट्रॉपी बोलोगे। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या? डिफरेंट स्ट्रक्चर, मोर देन वन स्ट्रक्चर। जैसे कि कार्बन एक एलिमेंट है, ठीक है, कार्बन एक एलिमेंट है, और कार्बन एलिमेंट के ही बहुत अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। तो हम इनको पॉलीमॉर्फिस बोल सकते हैं, बट सेम एलिमेंट में है तो स्पेशल नाम आ गया यहाँ पे, एलोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी, एंड वी कैन से द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर एलोट्रॉप्स। तो डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। बहुत ध्यान देना, ठीक है, क्या चीज हम पढ़ रहे हैं। सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, दो या सारे सब्सटेंस का, तो आप आइसोमॉर्फिस बोलोगे। एक ही सब्सटेंस का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, तो आप पॉलीमॉर्फिस बोलोगे। और अगर पॉलीमॉर्फिज्म या पॉलीमॉर्फिस स्ट्रक्चर आपको सेम एलिमेंट में मिल जाए तो आप उनको एलोट्रॉप्स बोलोगे, या उस प्रॉपर्टी को एलोट्रॉपी बोलोगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई, ध्यान देना। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो इसमें हम अलग अलग सॉलिड्स लेंगे, आयनिक सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और मेटालिक सॉलिड्स, और कुछ क्राइटेरिया के हिसाब से उनको हम बताएंगे, भाई इसके बारे में ये चीज क्या है, इसके बारे में वो चीज क्या है। सो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होगी वो है पार्टिकल्स ऑफ यूनिट सेल्स। ठीक है, अब यूनिट सेल क्या है ये भी अभी तक मैंने बताया नहीं, मैं बताऊंगा, एक मिनट रुक जाना बस। तो यूनिट सेल मतलब इतना समझ के लेके चलो अभी बस, कि एक ऐसा रिपीटिंग यूनिट एक स्ट्रक्चर में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो सबसे छोटा रिपीटिंग यूनिट हो सकता है उससे आप यूनिट सेल बोलोगे। ठीक है, ये याद रखो। सो जो पार्टिकल्स होने वाले यूनिट सेल में, वो आयनिक सॉलिड में क्या होंगे, एक आयनिक कंपाउंड में क्या होंगे, दो टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं? कैटायन एंड एनायन। कैटायन और एनायन के बीच का जो फोर्स है उससे वो जुड़े रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव बीच में जो फोर्स है उससे जुड़े रहता है और अपना सॉलिड बनता है। कोवलेंट वाला सॉलिड जो है उसके अंदर कैसे एटम्स होते हैं? जो कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, शेयर करने के बाद जो बॉन्डिंग होती है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और उस बॉन्डिंग से जो एटम बनते हैं वो आपको यहाँ पे दिखते हैं, जो एटम एसोसिएटेड होते हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे, ऐसे पार्टिकल्स मिलेंगे।
मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या हिसाब है? ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आपको एक तो पॉली एटॉमिक या मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, एक ही एटम से बनने वाले मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, या मोर देन वन एटम, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम आपको जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मिल सकता है पॉली मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, इसके अंदर ऐसे पार्टिकल्स आपको मिलेंगे, एक ही एटम, एक ही टाइप के एटम वाले, या एक से ज्यादा टाइप के एटम वाले। फिर मेटालिक सॉलिड्स, ये क्या है? मेटालिक सॉलिड्स मतलब जैसे आप आयरन रॉड ले लो, तो वो पूरा का पूरा मेटल है और बस मेटल के एटम से बना है, तो वो एक मेटालिक सॉलिड हो गया। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर आयंस हैं इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जनरली उसको आप एटम ही बोलो कि मेटल के एटम है या आयंस हैं, साथ में इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, कि अगर मैं उसे वोल्टेज प्रोवाइड करूं तो वो इलेक्ट्रॉन, जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, समुद्र है जो इलेक्ट्रॉन्स का, वो मूव करना चालू कर जाएगा एक डायरेक्शन में। फिर इंटर पार्टिकल फोर्सेस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स, कैसा फोर्स है? आयोनिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने पढ़ा 11th में, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है, पॉजिटिव निगेटिव के बीच में, निगेटिव निगेटिव के बीच में, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि आपको इनके बीच में दिखाई देगा, पॉजिटिव निगेटिव के बीच में। फिर यहाँ पे जो फोर्स है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद बनता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो फोर्स है वो बहुत सारे टाइप के हमने देखे थे, लंदन, है ना, लंदन डिस्पर्शन, फिर डाइपोल डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, बहुत सारे ऐसे हमने फोर्स देखे थे यहाँ पे, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आपको दिखाई देंगे। फिर मेटालिक सॉलिड में मेटालिक बॉन्ड होता है, ठीक है, मेटालिक बॉन्ड्स आपको मिलेंगे। हार्डनेस, हार्डनेस की बात करें, एनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल, काफी हार्ड होंगे, ब्रिटल भी होंगे, मतलब बहुत हार्ड, मतलब इनमें ज्यादा फोर्स लगाया आपने तो ये बेंड वेंड नहीं होते, ये टूट ही जाएंगे। हार्ड तो होंगे नो डाउट, बट ज्यादा फोर्स लगा के ये टूट सकते हैं, सो दे आर ब्रिटल। वेरी हार्ड, आपको कोवलेंट में वेरी हार्ड टाइप के स्ट्रक्चर मिलेंगे। यहाँ पे भी रेंज है बहुत सारे, हल्के भी होते हैं और हार्ड में, और वेरी हार्ड भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। जैसे आपको यहाँ पे पता होगा प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन होता है, कार्बन खुद से ही कार्बन के साथ ही बॉन्डिंग करके लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन आपको बना के देगा, और बहुत हार्ड होता है, उससे हार्ड कोई चीज नहीं हो सकती, इतना हार्ड होता है वो। सो कैटिनेशन वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे होती है, इसलिए यहाँ पे वेरी हार्ड आ रहा है। मॉलिकुलर सॉलिड्स, यहाँ पे जो भी फोर्सेज हैं, लंदन हो, लंदन डिस्पर्शन, वैंडरवॉल, डाइपोल डाइपोल, ये सब काफी हल्के फोर्स है, इसलिए ये जो सॉलिड होता है काफी सॉफ्ट होता है। ठीक है, फिर वेरिएबल फ्रॉम सॉफ्ट टू वेरी हार्ड, मेटालिक सॉलिड में सॉफ्ट भी हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेटल्स में भी कुछ एक्सेप्शन है, सोडियम पोटेशियम ले लो, काफी सॉफ्ट मेटल्स हैं वो, बिकॉज वहां पे जो मेटल मेटल के जो बॉन्ड्स होंगे काफी सॉफ्ट होंगे, इसलिए यहाँ पे रेंज दिया है कि सॉफ्ट भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो आयोनिक वाले में ज्यादा होगा, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज दे आर हार्ड, सो द मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो हाई। लगभग 600 से 3000 डिग्री सेल्सियस तक का इनका मेल्टिंग पॉइंट होगा इनके सॉलिड्स का। हाई, कोवलेंट के लिए भी हाई है। देखो ये ज्यादा हार्ड थे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और ज्यादा है, तो इसका चालू ही हो रहा था आयोनिक का 600 से, इसका चालू हो रहा है 1200 से, 1200 से 4000 डिग्री तक जाएगा इसका मेल्टिंग पॉइंट कोवलेंट का। इसका काफी लो है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का काफी लो है, -272 से 400 डिग्री तक। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा छोटा माना जाएगा, बहुत कम माना जाएगा। इसका काफी ज्यादा रेंज में मिलेगा। हमने पहले बात किया था इनका जो सॉलिड है सॉफ्ट से हार्ड तक है, तो इसलिए यहाँ पे आप रेंज देखो, -39 डिग्री सेल्सियस थे 3400 तक, जो कि काफी बड़ा रेंज, सबसे बड़ा रेंज किसी का हो सकता है मेल्टिंग पॉइंट का, तो वो मेटालिक सॉलिड का। यहाँ पे जो आने वाले मेटल्स हैं वो निगेटिव टेम्परेचर में मेल्ट होता है, वो पॉजिटिव में भी बहुत बड़े बड़े वैल्यू से मेल्ट होता है। नेक्स्ट है थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो वो हीट कैसे अपने अंदर से फ्लो करा लेता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करा लेता है, वो बात करेंगे यहाँ पे। तो एनिक सॉलिड की बात करें, सो दे आर पुअर कंडक्टर्स, ये इलेक्ट्रिसिटी या हीट को इतने अच्छे से फ्लो अपने अंदर से नहीं करा सकते, बट गुड कंडक्टर्स व्हेन मेल्टेड और डिजॉल्व इन वाटर, बट ये गुड कंडक्टर बन सकते हैं कब? चाहे आप इनको पानी में डिजोल्व कर लो या आप इनको मेल्ट कर दो। ठीक है,
ये चीज हमने पढ़ी, जैसे कि NaCl, नमक अब पानी में डाल के मिला दो तो पानी में इलेक्ट्रिसिटी वाली प्रॉपर्टी बढ़ जाती है ना, इलेक्ट्रिसिटी पर बढ़िया फ्लो करेगी। या आप उस नमक को लो और नमक को ही पिघला दो, पानी में घुलाने की बात नहीं करो, पिघलाने की बात करो, पिघलाने के बाद भी मोल्टन NaCl बनेगा और उससे भी हमने इलेक्ट्रोलाइसिस टाइप के जो है प्रोसेसेस किए हैं। तो याद रखना है सब। उसके बाद ये पुअर कंडक्टर ही है। एक्सेप्शन यहाँ पे ये है कि ग्रेफाइट, डायमंड, जो एलोट्रॉप्स, डायमंड का तो चलो डायमंड यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, डायमंड तो पुअर कंडक्टर ही है, एक्सेप्शन में वो नहीं है, आनी चाहिए। ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ये बाकियों से अलग है, बाकी जो भी है सब के सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, बट ग्रेफाइट कर लेगा। डायमंड भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, यहाँ से हटा देना। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, क्योंकि यहाँ पे काफी हल्का ही फोर्स ऑफ जो है अट्रैक्शन है, जनरली इनका जो स्टेट भी आपको मिलेगा ऐसे सॉलिड्स का काफी ऐसे लिक्विड गैस में मिलने वाला है, ठीक है, या आप इस टेम्परेचर को देख के भी समझ सकते हो, इसलिए ये पुअर कंडक्टर ही होंगे। मेटालिक सॉलिड्स गुड कंडक्टर होंगे, क्योंकि भाई मेटल से बने हैं और मेटल तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए जाना जाता है। उसके बाद एग्जांपल्स ले लो आप, NaCl, CF2, एनिक सॉलिड्स के हैं ये। डायमंड, सिलिका, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। आइस, बेंजोइक एसिड, ये सब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे आप आइस की बात करो तो आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए वो जो आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखते हो ना आइस का, आइस का जो स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में, आपको आइस के पानी के जो मॉलिक्यूल्स है वो बॉन्डेड दिखाई देंगे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में। तो जो बॉन्डिंग हो पाती है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिस्ट किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे आइस आ रहा है। फिर बेंजोइक एसिड इसमें आएगा। मेटल सॉलिड्स में खाली पहले आप मेटल्स के एलिमेंट लिख दो, बस खत्म है, Na, Mg, Cu, Au, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं इंपॉर्टेंट, ये भी बातें हैं, अलग अलग टाइप के हमने सॉलिड्स यहाँ पे देखे। उसके बाद नेक्स्ट है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है ये इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे अभी तक की। इसमें आप देखोगे यूनिट सेल, पहले तो यूनिट सेल मैंने आपको बताया कि स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, सबसे छोटा जो स्ट्रक्चर रिपीट होगा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में उसको आप यूनिट सेल बोलोगे, ठीक है, सबसे छोटा जो पार्ट रिपीट होगा, ठीक है। फिर कुछ लगभग 7 क्रिस्टल सिस्टम है यहाँ पे, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल। इसमें आप जो देखने वाले हो अभी वो देखोगे आप क्यूबिक, ठीक है, आप क्यूबिक देखने वाले, 7 हैं, 7 सिस्टम में इनको मेजर किया जाता है, बट हम यहाँ पे क्यूबिक देखने वाले हैं। तो क्यूबिक में आप देखो सबसे पहले कुछ टाइप्स यहाँ पे दिए हैं। सो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स में क्यूबिक में देखोगे तो पहले तो है प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, ठीक है, प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल, इसको आप SC बोल सकते हो, सिंपल यूनिट सेल। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, तीनों ही सेम ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं बट अलग अलग तरीके से दिए हैं। देखो जैसे यहाँ पे आप देखो तो क्या बोले, यहाँ पे लिखा भी है कि पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट इट्स कॉर्नर्स ओनली। जैसे आप ये जो सेल देख रहे हो ना, क्यूबिक सेल आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इस क्यूब वाले सेल में जिसको हम यूनिट सेल भी बोल रहे हैं, ये रिपीटिंग सेल होगा, यही रिपीट करते करते मेरा पूरा आपका पूरा सॉलिड बनेगा, और ये क्यूब के कॉर्नर में सारे के सारे पार्टिकल्स होंगे, ये स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे प्रिमिटिव या फिर सिंपल यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक सेल, बहुत सारे नाम है यहाँ पे। तो ऐसा कुछ है, आप क्यूब में देखोगे तो ऐसा कुछ दिखाई देगा, आप अगर बस एटम को देखो तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 1 2 3 4 5 6, पीछे 7 और यही अरेंजमेंट है, थोड़ा चिपका के दिखा दिया आपको, और ये क्यूब का स्ट्रक्चर हटा के दिखा दिया, तो यही चीज ही दिख रही है आपको। ऐसे भी आप दिखा सकते हो,
मान लो एक क्यूब को मैंने कुछ ऐसे बनाया, मतलब देखो इसको ही मैंने अगर अंदर एक क्यूब बना दिया और जो भी एक्स्ट्रा बाहर के पार्टिकल्स है उनको मैंने काट दिया, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो ये पार्टिकल का एक कटा हुआ हिस्सा यहाँ पे आप देख रहे हो, कटा हुआ एक पार्ट आप यहाँ पे देख रहे हो। तो लगभग कितना पार्टिकल यहाँ पे होगा, एक पार्टिकल कितना वाला हिस्सा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है? आधा दिख रहा है क्या? वन थर्ड, वन फोर्थ, वन फिफ्थ, वन सिक्स, वन सेवन, वन एट, बहुत सारे ऑप्शन है। 8 ऑप्शन दे दिए, 8 नहीं 7 ऑप्शन दे दिए। आधा है, वन थर्ड है। मैं ये पूछ रहा हूं आपको, ये पूरा पार्टिकल है। एक पूरे क्यूब बनने के बाद, इमेजिनरी क्यूब बनने के बाद आप देख रहे हो भाई कि इसका कुछ हिस्सा कट चुका है और अंदर कुछ ही हिस्सा आपको दिख रहा है। दिख रहा है सबको? अब ये हिस्सा कितना है? ये आधा हिस्सा दिख रहा है आपको इस पार्टिकल का, वन थर्ड दिख रहा है, वन फोर्थ दिख रहा है, वन फिफ्थ दिख रहा है, वन सिक्स दिख रहा है, वन सेवन दिख रहा है, वन एट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? विजुलाइज करो, कुछ चीजों को सोचो, अपने दिमाग के एक जो 3D नगरी बना लो और वहां पे कुछ विजुलाइज करो। ये कितना वाला हिस्सा आपको दिख? वोटिंग कर लेते हैं, बताओ। हाँ, 1/4 एक आ रहा है ऑप्शन, और बताओ। हाँ, 1/4 एक और आया, और 1/2 सस्पिशियस, और कुछ 1/4 दिख। ठीक है, मैं अपनी वोटिंग करता हूँ 1/8। ठीक है, ऐसा है, लग रहा है 1/4। थोड़ा विजुलाइज करो ध्यान से, इतना भी आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। ठीक है, देखो मैं क्या करता हूँ, देखो अब ये कॉर्नर पे है। कॉर्नर पे तो समझ में आ रहा है कि भाई पूरा का पूरा पार्टिकल अंदर तो नहीं होगा, कॉर्नर पे तो कुछ हिस्सा ही अंदर होगा, ये तो समझ में आ रहा। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं क्यूब बनाऊंगा ना, तो देखो इसके ऊपर एक क्यूब आएगा इसका, सेम रिपीटिंग वाला। इसके आगे एक क्यूब आएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसके साइड में देख लेते हैं पहले। इसके बाजू में एक आएगा, इसके ये वाले बाजू में एक आएगा, और एक ये वाले साइड में आएगा। समझ पा रहे हो क्या? ड्राइंग मेरी बेकार है, समझ लो। ठीक है, एक देखो ये ऐसा बना हुआ है, इसके साइड में एक आएगा, इसके आगे एक आएगा, और एक और आगे आएगा। और ये जो पार्टिकल शेयर हो रहा है, ये इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। ये चीज समझ में आ रही है क्या? बट बस ये चार में ही सीमित नहीं है, ये ऊपर भी चार आएंगे। ऊपर आप सेम चार डब्बे मानो जिनमें ये शेयर हो। ठीक है, तो ये विजुलाइज करने वाली बात है, बिल्कुल है। यही चीज को अगर मैं ऊपर बना दूं, ठीक है, और चलो पहले बेस ही बनाते हैं। और बनाते भी क्या है, मुझे तो आ ही नहीं रहा बनाने। ठीक है, तो थोड़ा प्रॉपर्ली ट्राई करता हूँ। एक यहाँ पे कोई क्यूब आएगा, क्यूब का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे कुछ मिलेगा। ठीक है, ये वाले से एक देखो, इसके सामने एक होगा, इसके बगल में क्यूब होगा, और ये जो तीन मैंने अभी क्यूब बनाए, मैं बता देता हूं, मैंने ये तीन क्यूब बना लिए। पहले ये था, ठीक है, मैंने एक साइड में बनाया ये वाला, एक इसके आगे बनाया ये वाला, और एक कॉर्नर पे एक होगा ना, यहाँ पे कहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, बट ये जितना हिस्सा शेयर कर रहे हैं आपस में, ये इस एटम पार्टिकल का निचला हिस्सा ही होगा। ये जो समझ पा रहे हो आप? ये निचले हिस्से में चार डिवीजन हो जा रहे हैं। निचले हिस्से में चार पार्ट हो गए, एक ये लिया, एक ये लिया, एक पीछे वाला, एक ये वाला। और जो ऊपर वाला हिस्सा आप देख रहे हो, इसमें और फिर मैं बोल रहा हूं ना भाई, चार ऊपर भी आएंगे। जो चार ऊपर आएंगे, वो फिर ऊपर वाला जो हिस्सा आप यहां देख रहे हो ना, वो शेयर करेंगे। तो ये नीचे वाला हिस्सा चार में शेयर हुआ, ऊपर वाला हिस्सा चार में शेयर हुआ, तो टोटल कितने लोगों में शेयर हुआ? आठ पार्टिकल्स में एक, सॉरी, आठ
क्यूब में एक पार्टिकल शेयर हो रहा है, ठीक है। 8 क्यूब में देखो कितने क्यूब मैंने बनाए, नीचे 4 है और ऊपर 4 रहेंगे, टोटल 8 क्यूब में एक पार्टिकल हर जगह शेयर हो रहा है। तो मुझे बताओ एक क्यूब में कितना पार्टिकल हो। 8 क्यूब में कितना पार्टिकल दिख रहा है आपको, एक पार्टिकल दिख रहा है। एक पार्टिकल ने जो चादर फैलाई है वो 8 क्यूब तक फैला दी है। 8 क्यूब दिख रहे हैं आपको, मुझे दिख रहा है, छोड़ो। अब अगर मुझे एक क्यूब का पूछना है तो आप ऐसे बोलो, ठीक है 8 में आप क्वेश्चन, तो एक एक को मल्टीप्लाई आप कर लो। 1 क्यूब के लिए आप 8 को वहां भेजोगे, मल्टीप्लाई यहां जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, 1/8 पार्टिकल हो जाएगा। मतलब एक क्यूब में कितना पार्टिकल है, 1/8 पार्ट ऑफ दैट पार्टिकल। तो मैं ये बोल रहा हूं, तो ये चीज थोड़ा याद रख लो, आगे काम आएगा कि कॉर्नर पे अगर कोई पार्टिकल है तो उस क्यूब में उसका बस 1/8 पार्ट ही आएगा, बाकी का जो 7/8 पार्ट है बाहर है, वो दूसरे क्यूब्स में, दूसरे यूनिट सेल्स में है। ठीक है, थोड़े और कुछ इसमें अगर आप देख पाओ तो थोड़े और कुछ 3D मॉडल्स सर्च करना, थोड़े और इसमें चीजें देखना। जितना मुझसे हो पाया मैंने आज बनाया, ड्राइंग खराब है तो क्या करूँ। ठीक, समझ में आ रहा है। देखो वही है, देखो ये चीज थोड़ी ऊपर निकली हुई नहीं दिख रही है आपको, ऊपर थोड़ी निकली है, मतलब ऊपर का भी यूनिट सेल शेयर करेगा। तो इसके बिरादरी में, इसके लेवल में 4 होंगे। और जब ऊपर की बात हो रही है, अगर ये इसके लेवल में 4 शेयर कर रहे हैं तो ऊपर भी अगर एक भी अगर पॉसिबल है तो और 3 पॉसिबल होंगे जो कि इनको पार्ट बाय पार्ट शेयर करेंगे। तो 1/8 पार्ट हर एक में जाएगा, तब जाके आप बोलोगे कि भाई एक ही यूनिट सेल में आपको 1/8 पार्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये आप खुद से सोचो। देखो मेरा एक हेमिस्फेयर अगर मैं ले लूं, एक हेमिस्फेयर को अगर मैं आधा करूं तो आधा यहां पे दिख रहा है कि नहीं, ये आधे का भी आधा है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसा आपको दिख रहा है, जो भी है, ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है। इसमें एक और पार्ट जुड़ेगा तब जाके आधा बनेगा। इसका भी आधा करने के बाद ये पार्ट आप देख रहे हो, इसको एक और से जोड़ेंगे, इतना पार्ट बनेगा, और दो जोड़ेंगे, पूरा का पूरा एक हेमिस्फेयर बनेगा। और ऐसा ऊपर भी होगा, तो टोटल यहाँ पे 8 पार्ट से ये बटा हुआ होगा 8 यूनिट सेल्स। तो याद रखो, सिंपल यूनिट सेल में बस पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं। कहाँ पे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे, और कहीं नहीं होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड, इसमें क्या है देखो, वन पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ इट्स बॉडी इन एडिशन टू द कॉर्नर पार्टिकल्स। तो कॉर्नर पार्टिकल्स तो रहेंगे। आप देखो हर कॉर्नर पार्टिकल आपको दिख रहा है यहाँ पे, 8 के 8 कॉर्नर पार्टिकल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। एडिशनल एक और पार्टिकल होगा, कहां पे रहेगा ये, सेंटर पे रहेगा। दिख रहा है सेंटर वाला, कॉर्नर वाले पार्टिकल्स हैं, प्लस एक इंटायर पार्टिकल उसके सेंटर पे, उसके कहां पे, सेंटर पे। अगर ऐसा अरेंजमेंट है तो हम इसे बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ऐसे यूनिट सेल को हम बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड। नाम ही देखो बॉडी सेंटर्ड मतलब ये आ रहा है, एक इंटायर पार्टिकल उस बॉडी के सेंटर, इंटायर पार्टिकल, इसका कुछ आधा, एक चौथाई, एक अठाई, ये सब नहीं हो रहा है, सेंटर पे है। इंटायर बॉडी आप देख पा रहे हो सेंटर में। और जो कॉर्नर पे, वो तो आपने अभी जस्ट पढ़ा, उनका 1/8 पार्ट ही अंदर होगा। और ऐसा कुछ दिखेगा, देखो ये बहुत अच्छा विजुलाइजेशन मिलता है यहाँ पे। ये जो दिख रहे हैं कॉर्नर पे, ये 1/8 पार्ट है, 1/8, 1/8, 1/8, सो ऑन। बट जो बीच में ये इंटायर आप पूरा का पूरा पार्टिकल देख पा रहे, वहीं से नाम आता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट्स। क्लियर है, एक पार्टिकल सेंटर पे इन एडिशन टू द कॉर्नर पार्टिकल्स।
ये हो गया आपका बॉडी सेंटर यूनिट सेल। तीनों ही स्ट्रक्चर समझ के रखो कैसे ये बना है। ये रियल स्ट्रक्चर है, ये इमेजिनरी है, और ये एक्सेसिव इमेजिनरी है। यहाँ पे तो काट पीट के हमने सोचा है भाई इतना हिस्सा ही आएगा अंदर। ठीक है, तो ये सब कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए। नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड, फेस, फेस पता है आपको? ठीक है, जैसे कि इस क्यूब पे कितने फेस आपको दिख रहा है? कितने फेस होता है? दिख, 6 फेस होता है। देखो ये आगे, बाजू में, पीछे में, ये वाले बाजू में, एक ऊपर एक नीचे, 6 फेस। तो कुछ फेस के बारे में बात होगी। देखो, पार्टिकल्स एट द सेंटर ऑफ द फेसेस। फेसेस, हाँ, मतलब हर एक फेस के सेंटर में आपको पार्टिकल मिलेगा। इन एडिशन टू द कॉर्नर, कॉर्नर यहां पे भी है, कॉर्नर वाले पार्टिकल यहां पे है, उसके साथ साथ, कॉर्नर वाले पार्टिकल के साथ साथ हर एक फेस में, देखो ये वाला फेस आपको दिख रहा है, इसमें कौन सा पार्टिकल है बीच में? ये वाला पार्टिकल। पीछे वाले के फेस में कौन सा पार्टिकल है बीचों बीच? ये वाला पार्टिकल। फिर ये साइड वाले में कौन सा पार्टिकल है बीच में फेस में? ये वाला पार्टिकल। इस वाले में कौन सा है? ये वाला है। ऊपर वाले में कौन सा है? ये वाला। नीचे वाले में कौन सा है? ये वाला। देख रहे हैं, हर एक फेस में सेंटर में एक पार्टिकल। बट ध्यान दो, फेस तो एक प्लेन होता है, इसके सेंटर में कोई पार्टिकल को रख दो। देखो आप, अगर एक प्लेन में एक सेंटर में एक पार्टिकल रख दूं तो क्या होगा? आधा ऊपर आधा नीचे। तो अगर फेस में सेंटर में कोई पार्टिकल है तो आधा अंदर आधा बाहर, मतलब उसके अंदर आधा ही पार्टिकल होगा, मतलब 1/2। तो फेस में अगर सेंटर में पार्टिकल बोलूंगा तो आप हमेशा बोलोगे यूनिट सेल में 1/2 पार्टी होगा। इसलिए देखो आप मस्त गोल सा देख रहे हो, बट देखो चपटा हुआ पड़ा है बेचारा। ये फेस का ये वाला पार्टिकल है, इसकी जो बात कर रहा हूं। ऊपर में देखो दिख रहा है, यहां पे देखो दिख रहा है, नीचे भी होगा, पीछे भी होगा, लेफ्ट में भी होगा। और कॉर्नर पे तो आप देख ही रहे हो, 1/8, ये 1/8, ये जो है ये 1/2 वाले हैं। बॉडी सेंटर्ड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सेंटर में एक भी पार्टिकल नहीं है, वो यहाँ पे था, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे फेस के सेंटर में पार्टिकल है। जितने फेस हैं 6, तो 6 पार्टिकल आधे आधे रूप में है। बस समझ पा रहे हैं आप? यहाँ पे आपको 6 पार्टिकल दिख रहे हैं फेस में, बट रियलिस्टिक वे में उस यूनिट सेल में अंदर हर एक जितने 6 पार्टिकल उनका आधा आधा ही वर्जन अंदर आया हुआ है। समझ में आ? बिल्कुल, विजुलाइजेशन बहुत हाई रखो। ये समझ में ना आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, वैसे वही चीज बनाई गई है, थोड़ा सा क्यूब को हटा के स्पेस को जीरो करके। बट ये चीज तो बहुत बढ़िया समझ के रखो, बनाने आना चाहिए, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। क्योंकि अगर आए, ये सब मत बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको तो बना देना। और ये सबसे आसान है बनाना, बीच वाले, है ना? जीरो मत करना, बनाना बीच वाला बनाना। ये थोड़े से टफ है, इनमें थोड़ा सा आपको ड्राइंग पेंटिंग आना चाहिए। नहीं करना है, लेकिन उतना क्यों करना है? इतना क्लियर हो गया। ये चौथा है जो कि हम लीस्ट यूज करेंगे या नहीं करेंगे, है ना? इसमें क्या है देखो, बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अच्छा, एक चीज और आपने नोटिस की होगी तो बढ़िया, नहीं की होगी तो बता देता हूं। बेस सेंटर्ड यूनिट सेल को हम बीसीसी बोलते हैं। बीसीसी, बेस सेंटर्ड सेल, सॉरी, माय बैड। बॉडी सेंटर्ड सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बहुत कुछ नाम है ना। तो बीसीसी, एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड सेल या फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ऐसा भी आप बोल सकते हो। फिर यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, एक और चीज था, आपने वहां पे देखा था सिंपल वाले में एससी हमने बोला था, सिंपल या प्रिमिटिव, तो सिंपल सेल से एससी आया है। सो बेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या हिसाब है देखो, पार्टिकल्स एट द सेंटर ऑफ एनी टू ऑफ इट्स अपोजिट फेसेस इन एडिशन टू द कॉर्नर पार्टिकल्स। कॉर्नर पार्टिकल्स हैं फेस, कोई भी दो अपोजिट फेस के सेंटर में। ऐसे तो हमने एफसीसी में क्या देखे थे, 6 फेसेस के सेंटर में थे। बेस सेंटर्ड में क्या दिख रहा है आपको,
कि कोई दो फेस, कौन से वाले, अपोजिट फेस के सेंटर में आपको पार्टिकल दिखेंगे, बाकी चार फेस में नहीं है। अपोजिट फेस जिसपे आपको मतलब बेस, आप इसको मानो फिर इसको मानो, वहां से बेस सेंटर्ड बोल के कर दिया कुछ, ठीक है। तो बेस सेंटर्ड यूनिट सेल में आपको कोई दो फेस जो अपोजिट हो, उनके सेंटर में पार्टिकल्स मिलेंगे, इन एडिशन विद द कॉर्नर पार्टिकल, ठीक है। ये चीज हो गई, ये चार हमने पढ़े क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब आसान काम कर लेते हैं, एकदम आसान काम करेंगे। क्या काम करेंगे, देखो अभी हम काउंट करेंगे कि एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स हैं। पार्ट अलग था, आपने कॉर्नर पे देख रहे थे 1/8 1/8, फिर आपने सेंटर में देखा तो एक बॉडी सेंटर में एक इंटायर पार्टिकल था, फिर आपने फेस में देखा तो आधे आधे पार्टिकल 6 फेस पे लगे थे। बट अगर देखा जाए इन सब पार्ट्स को अगर मैं जोड़ू तो मुझे कितने पार्टिकल्स मिलते हैं वो मैं ढूंढूंगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है? अगर मैं ये देखो, ये हिस्से को इसके हिस्से से, मतलब इनको अगर मैं जैसे पजल पे जोड़ता है ना, वैसे ये सब हिस्सों को अगर मैं जोड़ना चालू करूं, एक के ऊपर लिखना चालू करूं, तो कितने पार्टिकल्स बनेंगे, ठीक है। अब देख, अगर मैं एससी की बात करूं, सिंपल क्यूबिक की बात करूं या प्रिमिटिव वाले की बात करूं, तो मुझे पता है कितने कॉर्नर, यहां पे बस कॉर्नर पे पार्टिकल्स थे। सिंपल वाले में कहा पार्टिकल्स थे, बस कॉर्नर पे थे। कितने कॉर्नर थे यहाँ पे, 8 कॉर्नर थे, ठीक है। और 8 कॉर्नर पे 8 एटम्स आपने देखे भी थे, दिख रहे थे ना यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे पीछे कहीं रहेगा 8। तो आठों कॉर्नर पे 8 एटम आपको दिख रहे थे, बट कितना हिस्सा अंदर था, 1/8। तो मल्टीप्लाई करोगे 1/8 से, कटे कितना आएगा, 1। मतलब एक पार्टिकल है टोटल एक यूनिट सेल। ये सारे पार्ट्स को जोड़ जोड़ के हमने एक मान लो स्फीयर बनाया, विच इज अ पार्टिकल, और एक इंटायर पार्टिकल आपको मिल जाएगा एक यूनिट सेल में, एससी वाले सिंपल क्यूबिक। अगर मैं बॉडी सेंटर्ड की बात करूं तो मुझे पता है सेम, यहां पे कॉर्नर पार्टिकल्स तो हैं, कितने कॉर्नर पार्टिकल्स हैं, कितने कॉर्नर एटम्स हैं, 8। कितना हिस्सा अंदर रहेगा, 1/8। इन एडिशन विद अ सेंटर वाला एक पार्टिकल होगा, बॉडी सेंटर में, सेंटर में भी एक अक्का पार्टिकल था ना, हाँ, उसको तो 1 को ऐड करना है, उसके साथ कॉर्नर के 8 एटम, 1/8 का पार्ट लेते हुए इनको काटेंगे, कितना आएगा आपका, एक आएगा, प्लस एक सेंटर में जोड़ा, कितना है, 1 + 1 2 आए। मतलब टोटल कितने हो गए पार्टिकल इन अ बीसीसी वाला क्रिस्टल, 2 पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। समझ में आ रही है चीज? और अगर मैं एफसीसी की बात करूं, फेस सेंटर्ड सेल की बात करूं, तो यहां पे हमें क्या बोले भाई, कॉर्नर पे है, 8 कॉर्नर के आइटम है, 1/8 वाले पार्ट के साथ, कट के यहां पे एक आया, ये वाला हिस्सा हो गया। फिर कितने फेस थे, 6 फेस थे, तो हर फेस में हर एक एक एटम लगा हुआ था, तो 6 फेस में 6 एटम हो गए। बट कितना एटम अंदर दिख रहा था आपको, आधा ही एटम दिख रहा था, 1 जा 3 जा। तो यहां पे 3 हो गए फेस के, कॉर्नर का टोटल 1 हो गया, 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब एक एफसीसी वाले क्यूब में, यूनिट सेल में कितने टोटल पार्टिकल्स हैं, 4 पार्टिकल्स हैं या 4 है। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आता है। अगर एससी वाला, वही आप देखो कि हम ये सब लेके चले कि यूनिट सेल की साइज सेम है, तब की बात है, ठीक है। अगर मैंने सेम टाइप का आइटम लिया और यूनिट यूनिट सेल की साइज सेम रखी, तब की बात है कि भाई एससी वाले में एक ही पार्टिकल रहेगा, बीसीसी वाले में 2 पार्टिकल रहेंगे, एफसीसी वाले में 4 पार्टिकल रहेंगे। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है आपको कि क्योंकि इस वाले में बस एक ही पार्टिकल है, तो यहाँ पे स्पेस ज्यादा होगा, खाली स्पेस ज्यादा दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो खाली स्पेस दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा होगा, व्हाइट व्हाइट जो है खाली स्पेस है। यहाँ पे यूनिट सेल में 2 पार्टिकल भरे हुए हैं, ज्यादा पार्टिकल भरे हैं, तो यहाँ पे थोड़े स्पेस कंपेरेटिवली इसके मुकाबले क्या रहेंगे, कम ही रहेंगे। और एफसीसी वाले में एक यूनिट सेल में 4 4 पार्टिकल्स भरे हुए हैं, तो यहाँ पे खाली स्पेस क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा। देखो गिनी चुने थोड़े मोड़े स्पेस आप देख पा रहे हैं। तो ये सब के बारे में भी हम काम करने वाले हैं, इसलिए मैं थोड़ा बता दिया यहाँ पे कि जो खाली स्पेस है, परसेंटेज निकालोगे आप हर एक का, एससी का, बीसीसी का, एफसीसी का, भाई कितने ओवरऑल स्पेस में कितना स्पेस खाली है, मतलब जितना कितना स्पेस विदाउट एनी पार्टिकल है, खाली पड़ा हुआ है, वो भी आप निकालो। इसको हम वॉइड्स बोलते हैं, वॉइड्स।
ठीक है। फिर ये आई थिंक हाँ लास्ट टॉपिक होगा आज का, एक आधा क्वेश्चन देके एंड करेंगे। सो क्वेश्चन से पहले ये टॉपिक आप देखो, सिंपल सा है, रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस एंड यूनिट सेल एज लेंथ। तो एक हम रिलेशन निकालेंगे जिसमें मोलर मास होगा, जैसे वो रिलेशन तो ये है, निकाल लिया है, बाकी देख लो कैसे करेंगे बताता हूं। बाकी ये रिलेशन में क्या क्या रहेगा, मोलर मास रहेगा विच इज कैपिटल एम हियर, डेंसिटी विच इज रो, यूनिट सेल लेंथ विच इज ए। तो इनको यूज कर या इन ऐसा करना है हमें कि ऐसा कोई रिलेशन निकालेंगे जिनमें ये सब हो। ठीक है, क्या डेरिवेशन है देख, सबसे पहले उस क्यूब का, ठीक है, उस क्यूब का जो भी एज लेंथ होगा उसको हम मान लेते हैं ए। क्यूब है तो उसके जो एजेस होंगे वो लेंथ बराबर ही होगा, तो हम लेट से ए मान लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ का क्यूब ही होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, जो भी लेंथ है एज लेंथ है उसका हम क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। तो मैंने अगर ए माना एज लेंथ तो ए क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। सपोज दैट मास ऑफ वन पार्टिकल इज एम, एक पार्टिकल का मास एम है। जैसे हम देख रहे थे ना, एससी में एक पार्टिकल था, बीसीसी में दो पार्टिकल थे, एफसीसी में चार पार्टिकल थे। तो मान लो एक पार्टिकल का जो मास है वो स्मॉल एम है, और मान लेते हैं कि यूनिट सेल में टोटल एन पार्टिकल्स हैं, क्योंकि मैं भी इसको स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं भाई कौन सा वाला ये यूनिट सेल है, एससी है, बीसीसी, एफसीसी है। मैं कुछ ऐसा एक फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूं जो कि सबके लिए एप्लीकेबल, इसलिए हम मान लेते हैं कि भाई एक यूनिट सेल में मान लो एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, एक है, दो है, चार है, मुझे नहीं पता, मान लो एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है एक यूनिट सेल में, एक ही डब्बे में। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ इस पूरे यूनिट सेल का मास कितना होगा, तो आप क्या करोगे, ये यूनिट सेल बना है पार्टिकल से, तो एक पार्टिकल का जो मास है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मास ऑफ दिस यूनिट सेल। इसे समझ में आ रही है आपको, मान लो ये बना है चार पार्टिकल्स है, और एक पार्टिकल का लेट से मास है कुछ मान लो, ठीक है, ऐसे टाइम याद भी नहीं आता, एक कुछ मान लो, क्या मानोगे, छोटी सी कोई यूनिट दे दो, डाल्टन दे दो, ठीक है। तो एक डाल्टन मास है एक पार्टिकल का, कितने पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, चार पार्टिकल्स है इन वन यूनिट सेल। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन क्या मिल जाएगा आपको, चार डाल्टन, ये होगा मास ऑफ द यूनिट सेल। तो मैं वही बोल रहा हूं, यूनिट सेल का मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक पार्टिकल के मास में नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो एम इंटू एन कर दिया, ये हो गया मास ऑफ यूनिट सेल। फिर डेंसिटी ऑफ यूनिट यूनिट सेल को मैंने रो से डिनोट किया, और विच इज सेम बाय डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। अब क्या होता है कि अगर मुझे डेंसिटी निकालनी है पूरे सब्सटेंस की, तो मैं एक यूनिट सेल की डेंसिटी निकालता हूं ना, जो भीड़ भाड़ एक यूनिट सेल में मौजूद है, सेम भीड़ भाड़ आपको पूरे के पूरे सब्सटेंस में मिलेगा, क्योंकि यूनिट सेल इज नथिंग बट द रिपीटिंग यूनिट। जो नेचर यूनिट सेल का है सेम नेचर अपने सब्सटेंस का मिलेगा, क्योंकि वही जोड़ जोड़ के बना है। इसलिए अगर मैंने डेंसिटी निकाला एक यूनिट सेल का, वही डेंसिटी सेम रहेगा पूरे के पूरे सब्सटेंस का। तो वो बात यहाँ पे बात बोली गई है। अब मैं डेंसिटी अगर निकालता हूं यूनिट सेल का, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मैं डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल निकाल रहा हूं, तो यहाँ पे होगा मास ऑफ द यूनिट सेल एंड डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो मास तो अपने यूनिट सेल का निकाल दिया था कितना, एम इंटू एन। तो हमने ये देखो यहाँ पे पुट किया, शुड जूम इट, ठीक है। सो यहां पे मैंने क्या कर दिया, मास ऑफ द यूनिट सेल पुट किया एम इंटू एन, नीचे वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल निकाला हुआ हमने कितना, ए क्यूब, पुट कर दिया। ये हो गया आपका डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, और भी कहते हैं डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। फिर मोलर मास को भी इंट्रोड्यूस कराना है आपको। आपने अभी क्या करा है, डेंसिटी दिख रहा है आपको यहाँ पे, आपको यहाँ पे एच लेंथ दिख रहा है, बट हमें बोला गया है कि भाई एक चीज और होनी चाहिए यहाँ पे, क्या होना चाहिए, मोलर मास भी होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ करके घुसाओ इस फॉर्मूले में मोलर मास। कैसे घुसाओगे, देखो कुछ रिलेशन देखते हैं। तो मोलर मास मतलब क्या होता है कि एक पार्टिकल का मास इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल। समझ में आया, नहीं आया,
एक मोल में जितने पार्टिकल्स हैं उसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूं एक पार्टिकल के मास से, तभी बनता है मोलर मास। मोलर मास नाम ही क्यों आया? एक मोल में मौजूद पार्टिकल्स का टोटल मास ही है मोलर मास। डेफिनेशन ही है, नाम में ही है, तो दिमाग नहीं लगाने का। मोलर मास, मोलर मास, मोल, एक मोल में जितने पार्टिकल्स मौजूद हैं उनका टोटल मास। तो मैंने यहां पे क्या कर दिया, एक मोल में जितने पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, जितने पार्टिकल्स होंगे उनको मल्टीप्लाई कर दूंगा मास ऑफ वन पार्टिकल से, तो मुझे मिलेगा टोटल मास ऑफ वन मोल ऑफ पार्टिकल्स, विच वी कैन से ऑल्सो मोलर मास। मोलर मास, इसलिए मोलर मास को कैपिटल एम से डिनोट किया। मैं यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल बोलूंगा इनटू मास ऑफ वन पार्टिकल बोलूंगा। अच्छा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल ही तो एवोगाड्रो नंबर होता है। एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। मैंने बोला था एक मोल पड़ा हुआ है, एक मोल कोई भी चीज का हो, मॉलिक्यूल हो, बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल हो, छोटा छोटा एलिमेंट हो, कुछ भी हो, एक मोल है अगर वो, मतलब उसमें इतने ही एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे। मैंने यहाँ पे बोला नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल, एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच इज नथिंग बट एवोगाड्रोस नंबर। एने यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर डाल दिया मैंने, ये मुझे पता हो, बस मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है मास ऑफ वन पार्टिकल से। मास ऑफ वन पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तुरंत क्या बन जाएगा अपना, मोलर मास बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। मोलर मास इज स्मॉल एम, मास ऑफ वन पार्टिकल मैंने पहले से यहाँ पे एज्यूम भी किया था, याद है, इसलिए मैंने वही चीज लेके चला हूं मैं, मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल विच इज द एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन करूं, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे ना, हमने यहाँ पे जो डेंसिटी निकाली है, ये देख, डेंसिटी जो निकाल रहा था मैं, इसमें जो स्मॉल एम था मैं उसको यहां से रिप्लेस कर लेता हूं कुछ मोलर मास के रिस्पेक्ट में, बिकॉज मोलर मास मुझे चाहिए मेरे फॉर्मूले में, बोला ही था हेडिंग में ही है। तो मैं यहां से अगर स्मॉल एम निकालता हूं एन ए को वहां शिफ्ट करके, तो क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल एम इज इक्वल टू मोलर मास और नीचे आ जाएगा एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो जो स्मॉल एम की जो वैल्यू आप देख रहे हो कैपिटल एम अपॉन एन ए, ये आप पुट कर दोगे कहां पे, इन द प्रीवियस इक्वेशन, मतलब कहां पे पुट करोगे आप, यहां। तो स्मॉल एम की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, कैपिटल एम अपॉन एन ए। ठीक है, सो पुट कर दो डेंसिटी वाले फॉर्मूले में, यहां पे देखो ऊपर कैपिटल एम आ गया और नीचे आ गया एन ए, बाकी सब एज इट इज है। बाकी सब क्या क्या था, स्मॉल एन था, नीचे ए क्यूब था, स्मॉल एन ए क्यूब एज इट इज। तो ये बन गया अपना फॉर्मूला जो पूछा गया था डेंसिटी का। यहाँ पे स्मॉल एन है, स्मॉल एन यहाँ पे मतलब क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, कैपिटल एम में यानी कि मोलर मास। ठीक है, कैपिटल एम में यहाँ पे मोलर मास, एन यहाँ पे स्मॉल एन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फिर ए, ए यहाँ पे क्या है, एज लेंथ, फिर यहाँ पे एन ए है एवोगाड्रोस नंबर, पता है। सो ये सबसे अपना फॉर्मूला बना, और ये तो डेंसिटी हो गया। तो अपना जो मेन हेडिंग था वो था डेंसिटी, मोलर मास और एच लेंथ के बीच में निकालो रिलेशन। तो हमने यहाँ पे रिलेशन निकाला, ठीक है, बिटवीन दीज टर्म्स। क्लियर है सबको? चलो बढ़िया है फिर। तो ये टॉपिक्स तो यहाँ पे हो गए आज के, और बस क्वेश्चन देख लेते हैं। एक एमसीक्यू क्वेश्चन लेके चलते हैं, चलो। सोडियम एंड मैग्नीशियम crystallizes crystallize in BCC and FCC टाइप क्रिस्टल। मतलब सोडियम आपको मिलता है बीसीसी क्रिस्टल के तौर पे, एमजी मिलता है आपको एफसीसी क्रिस्टल के तौर पे रिस्पेक्टिवली। देन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट इन यूनिट सेल ऑफ द रिस्पेक्टिव क्रिस्टल इज। मतलब सोडियम में टोटल कितने एटम्स होंगे, समझ में आ रहा है सबको? सोडियम जब बीसीसी वाला क्रिस्टल है तो पर यूनिट सेल बीसीसी में कितने पार्टिकल्स या एटम्स होते हैं, दो होते हैं, तो सोडियम में भी दो होंगे, सोडियम के एक यूनिट सेल में दो होंगे। और एमजी एफसीसी वाली क्रिस्टल है तो एक यूनिट सेल में कितने होंगे एफसीसी का, चार होता है, तो एमजी का भी चार।
सो 2 and 4 ये अपना आंसर होगा, कौन सा? D। ठीक है, इसके ऊपर आता है, ऐसे क्वेश्चन आता है। न्यूमेरिकल देख लो। सो न्यूमेरिकल में क्वेश्चन है, व्हेन गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इट फॉर्म्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। मतलब गोल्ड को क्रिस्टलाइज या क्रिस्टल फॉर्म में ले आता है तो वो एफसीसी बना देता है। ठीक है, द यूनिट सेल एज लेंथ इज 408 पिकोमीटर। एज लेंथ, भाई एज लेंथ है, छोटा मोटा नहीं, बहुत छोटा होगा। तो 408 पिकोमीटर है, 10⁻12 मीटर। ठीक है, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ गोल्ड। डेंसिटी निकालना है, फॉर्मूला हमने जस्ट डेराइव किया। एंड मोलर मास आपको गोल्ड का दिया है 197 ग्राम पर। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद होगा, ये है, जस्ट डेराइव किया हमने। यहाँ पे जो भी है पता आप पुट करेंगे, जैसे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको पता है भाई एफसीसी है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे? 4 होंगे। कैपिटल एम इज द मोलर मास, आपको दिया है 197 ग्राम पर मोल। अच्छा, थोड़ा ऐसा ऐसा में डील करना है, ये ग्राम थोड़ा दिक्कत दे देगा, इसको आप हो सके, हो कह सके किलोग्राम पर मोल में आपको करना चाहिए, बिकॉज अभी देखो ये पिकोमीटर में भी है, इसको मीटर में करना पड़ेगा। ठीक है, सो चलो ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। सो ये ग्राम को हमने किलोग्राम में कर दिया बाय सिंपली डिवाइडिंग बाय 1000। इस चीज को 1000 से कर दिया डिवाइड, तो ये आ जाएगा 0.197 ग्राम की जगह पे किलोग्राम पर मोल। फिर ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब इज, ए क्यूब यहाँ पे अपने को फॉर्मूले में चाहिए, अपने को एज लेंथ दिया है, यानी कि ए की वैल्यू दी है 408 नैनो पिकोमीटर, सॉरी। सो अगर 408 पिकोमीटर है, अगर आप मीटर में करोगे कितना होगा? 408 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, अब अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं, अगर 4.08 के हिसाब में लिखूं, तो यहां से 100 रिलीज हो जाएगा 10⁻², यानी कि, समझ में आ रही है चीज? मैं क्या इसको ये लिख सकता हूं, ये 100 यहां मल्टीप्लाई करके दिखाया ना बस, और कुछ नहीं। अगर किया अगर ऐसा, तो इनको मैं बाद में सॉल्व कर पाऊंगा। सो 4.08 इंटू यहाँ पे पावर ऐड हो गया तो कितना होगा? 10⁻⁻। तो ये ए है, और मुझे ए का क्या करना है? क्यूब करना है, तो इसका क्यूब करेंगे, यहां पर क्यूब करेंगे। और एवोगैड्रो नंबर तो पता है अपने को, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब चीजों को थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। जैसे ए क्यूब को थोड़ा सॉल्व कर लो, हमने जो क्यूब की बात की ना, ये एच लेंथ का क्यूब करना था, वॉल्यूम निकालना था। सो इसका भी क्यूब हो जाएगा और इसका भी क्यूब हो जाएगा। 4.08 का क्यूब कर लो, ये चीज आप करोगे, कर सकते हो, ये कुछ इतना आ जाएगा 16.64 समथिंग। और अगर मैं 10⁻⁻10 का क्यूब करूं, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे? -30 हो जाएंगे। ठीक है, तो लगभग इतनी चीज आ गई। अच्छा ठीक है, सॉरी, ये स्क्वायर किया और उसके बाद वापस अगर मल्टीप्लाई किया क्यूब, मतलब इतना क्यूब आएगा अपना। ये जो 4.08 का क्यूब आ रहा है वो लगभग कितना आ रहा है? 57.915। और साथ में यहाँ पे क्या रहेगा? 10⁻⁻30। फिर आप पॉइंट को एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट कर सकते हो, वहां से 10 को निकालोगे, -30 से मल्टीप्लाई करके जब पावर ऐड करोगे, 1 + -30 कितना आएगा? -29। तो ये चीज बन जाएगी आपकी क्यूब। ठीक है, ए का क्यूब। फिर आप डिनोमिनेटर को सॉल्व कर सकते हो, डिनोमिनेटर मतलब ये सब, ए क्यूब इंटू एन ए क्यूब हमने निकाल लिया यहाँ पे, ये चीज है। एन ए अपना है एवोगैड्रो नंबर, तो इस चीज में मैंने क्या मल्टीप्लाई कर दिया? एवोगैड्रो नंबर। इनको साथ में कर लो, ठीक है, लगभग इतना आ जाएगा, साथ में किया तो। और 10 के पार किया मल्टीप्लाई, ऐड करके कितना आ जाएगा? -6 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप उसको शिफ्ट कर सकते हो, पॉइंट को यहाँ पे कुछ ऐसा बना सकते हो, कोई इशू नहीं। डिनोमिनेटर सॉल्व करके इतना आ रहा है, न्यूमरेटर बाकी है, न्यूमरेटर करेंगे। न्यूमरेटर में क्या क्या दिख रहा था आपको? नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन एंड मोलर मास कैपिटल एन, तो उनको आप मल्टीप्लाई कर लो, कुछ इतना आ जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इजी सॉल्व, इतना इजी है, कोई दिक्कत थोड़ी होगी इसमें, आंख बंद कर सकते हो आप, सही नहीं आएगा बस। ठीक है, आप खुले करना है इसलिए। तो डिवाइड करना, पावर को शिफ्ट शिफ्ट करो। ठीक है, ये सब मैं नहीं करूंगा, ये सब आप करो आराम से। यू कैन यूज द लॉग टेबल, लॉग टेबल से भी आप कर सकते हो। वो अलग बात है, मैंने अभी तक उसका वीडियो बनाया नहीं है।
एक दिन मैं लॉग टेबल के ऊपर भी काम करूंगा, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। और जो एक टफ कैलकुलेशन है जहां पे एकदम पावर में चीजें हैं या पॉइंट में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बहुत टफ है, ऐसा कुछ है 4.088 इंटू 3.756 अपॉन कुछ 1.234 इंटू 0.486, ऐसा कुछ है। अब भाई करो तो करो क्या, कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो, बट इतना लग जाएगा आपके स्पीड के हिसाब से। तो इतना ना करके इसको हम 2 से 3 मिनट में निपटाने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिस के साथ 1 मिनट के अंदर भी आप कर सकते हो, प्रैक्टिस के साथ, बाय यूजिंग लॉग टेबल। वो मैं बताऊंगा कैसे वो करेंगे, और लॉग टेबल के बोर्ड एग्जाम में अलाउड होगा, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। सो कंक्लूड करते हैं आज का लेक्चर। हमने स्टार्ट किया फर्स्ट चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री सिलेबस 12th, और काफी सारी चीजें हमने डिस्कस की। इसे आप रिवाइज कर लेना, तभी आप नेक्स्ट लेक्चर में समझ पाओगे चीजों को आगे। कुछ डाउट रहे टॉपिक रिलेटेड, आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और क्लियर रहे हम सब कर सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब, और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ध्यान रखो। थैंक यू सो मच।